हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हमने आपके लिए क्लास 9th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है परमाणु और अणु यानी एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम परमाणु और अणु के बारे में समझेंगे पूरा, ठीक है। इसके पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर था यानी पार्ट 1। इसमें हमने पदार्थ के बारे में पूरा समझ लिया था, ठीक है। उसको आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यानी पदार्थ यानी मैटर के बारे में हमने सब कुछ समझ लिया था। अब हमारा ये एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर है, इसमें हम एक एक करके सब चीज़ देखते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परमाणु और अणु चैप्टर आता है। तो इसमें सबसे पहला टर्म है रासायनिक संयोजन का नियम। तो इसको समझ लेंगे तो फिर हमारा अणु और परमाणु समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो रासायनिक संयोजन का नियम है, इसको किसने दिया? लेवाजियो एवं जोसेफ नामक दो वैज्ञानिक ने रासायनिक संयोजन के नियम के दो नियमों को प्रतिपादित किया। पहला आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आप नाम से ही समझ जाइए, इसमें द्रव्यमान क्या होगा? संरक्षित होगा यानी रुक जाएगा। तो चलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखते हैं। द्रव्य अविनाशी यानी पदार्थ क्या होता है? अविनाशी होता है, इसे न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये टर्म समझिएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले कुल द्रव्यमानों में कोई अंतर नहीं होता है। यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी यानी रिएक्टेंट यानी अभिकारक से जब प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनता है, तो जो रिएक्टेंट का द्रव्यमान रहता है वो प्रोडक्ट के द्रव्यमान के क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ मास यानी कन्वर्जेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसे ही बोलते हैं। यानी इसमें क्या होगा? द्रव्यमान आपका सेफ रहेगा, वो कहीं नष्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी आप द्रव्यमान की परिभाषा भी यही बता सकते हैं, ठीक है। तो जो आपसे कोई द्रव्य पूछे तो द्रव्य का परिभाषा क्या होगा? द्रव्य अविनाशी होता है, इसे न नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टेंट तथा उसके बाद बनने वाले प्रोडक्ट का जो द्रव्यमान होता है यानी मास होता है, वो अभिक्रिया में भाग लिए हुए रिएक्टेंट के द्रव्यमान के क्या होता है? इक्वल होता है। तो यही क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे आप समझ सकते हैं। जैसे आपका क्या दिया यहाँ पे, एच आकार की एक नली में भी आपको नली दिखाते हैं। एच आकार की एक नली में सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, यहाँ यन गलत लिख दिया, AgNO3 का जलीय विलयन तथा दूसरी नली में पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl का जलीय विलयन लेते हैं। दोनों नलियों को सील बंद करके तौल देते हैं। इसके बाद उपकरण को उल्टा पलट कर विलयन को मिला लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप सिल्वर नाइट्रेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अभिक्रिया संपन्न होने के बाद उपकरण को पुनः तौल लेते हैं, तो जिसमें हमें ज्ञात होता है कि इसके भार में कोई कमी या वृद्धि नहीं हुई है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न उत्पन्न हुआ है और न ही नष्ट हुआ है, ठीक है। यानी एक तरफ क्या लेंगे? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और दूसरी तरफ पोटेशियम क्लोराइड एक KCl। तो इसमें निर्माण क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट का। तो इसमें जो इसका जो द्रव्यमान होगा वो इन दोनों के द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। यही क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। बहुत आसानी से आप समझ चुके होंगे। यानी AgNO3 का जो ये विलयन है, इसको जब इसमें पलट दिया जाएगा तो इन दोनों में जो तौला जाएगा फिर बाद में, तो इन दोनों में द्रव्यमान का कोई चेंजेस नहीं होगा। यही क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब इसमें दो टर्म है, अभिकारक और उत्पाद। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट नहीं बनता है तब तक उसके पहले जो अभिकारक हैं, इसे क्या नाम दिया गया? अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक। यानी ये भाग लिए हैं तो इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्पाद। और ये उत्पाद बनाया इसे ही उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट। और इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। अंग्रेजी लेके चलिएगा साथ में। इसको बोलेंगे प्रोडक्ट और इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। चलिए, ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम खत्म हो गया। यानी आप याद रख सकते हैं, नोट्स भी साथ में आपको दे रहे हैं, साथ में नोट करते चलिएगा। ये रहा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब आगे देखिए, स्थिर अनुपात का नियम क्या है। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक, चाहे वो किसी भी विधि द्वारा बनाया या प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक यौगिक बना है पानी, तो इसमें हाइड्रोजन कहीं का हो, ऑक्सीजन कहीं का हो, इसमें दोनों का अनुपात होता है 1:8, यानी चेंज नहीं होगा, ठीक है।
इतना समझते चलिए। इसे स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। उदाहरण, जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यह नदी, कुएं, समुद्रों आदि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो सकता है। किसी भी विधि द्वारा प्राप्त जल के विश्लेषण से हमें ज्ञात होता है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात 1/8 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन कितना होता है, 1 मिनट, H2O इसे बनता है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 8 दूना 16, इसको काटेंगे तो 1/8 के रूप में ये बना रहता है, ठीक है। यही होता है स्थिर अनुपात का नियम। जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 हो गया और ऑक्सीजन 16, इसका अनुपात कितना आ गया, 1/8। और जल का अणु भार कितना होगा, 18, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है प्लस 16 कितना है उसका ऑक्सीजन का, दोनों को जोड़ देंगे तो 18 इसका अणु भार आ जाएगा, ठीक है। आगे चल के इसको देखेंगे। फिर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने द्रव्यों के प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने क्या किया, सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें परमाणु कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कोई तत्व हो, कोई यौगिक हो या फिर कैसा भी मिश्रण हो, वो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें क्या नाम दिया जाता है, परमाणु नाम दिया गया है। फिर देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं, ठीक है। आगे देखिए इनकी जो थ्योरी, किसी तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। यानी कोई तत्व है, उसमें सभी जो परमाणु, उनका द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण क्या होगा, समान होगा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। यानी H2O है तो ये सबसे छोटी जो संख्या है 1/8 के रूप में क्या होते हैं, संयोग किए रहते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है, ठीक है। यानी यौगिक में जो परमाणु होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे, अलग अलग परमाणु नहीं होंगे, ठीक है। फिर परमाणु क्या होता है उसको देख लेते हैं। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, लगभग 1 नैनोमीटर होती है, इतना समझ के चलिएगा। विभिन्न तत्वों में परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक को समझ लेते हैं कि परमाणु को कैसे डिनोट किया जाता है। किसी भी तत्व के पूर्ण नाम को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने को ही उस तत्व का प्रतीक कहते हैं। किसी तत्व के प्रतीक उस तत्व की निश्चित मात्रा को प्रदर्शित करता है। सन 1894 ईस्वी में स्वीडन के वैज्ञानिक जे बर्जीलियस ने तत्वों के प्रतीकों के आधुनिक प्रणाली प्रस्तुत की। इस प्रणाली के अनुसार कुछ तत्वों का उनके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से प्रकट किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन को S से, फिर ऑक्सीजन को O से, कार्बन को C से। इसी प्रकार कुछ तत्वों को उनके अंग्रेजी नाम या लैटिन नाम के 2 अक्षरों से प्रयोग किया जाता है। इसका पहला अक्षर कैपिटल होगा और दूसरा अक्षर स्मॉल होगा, ठीक है। प्रदर्शित किया जाता है, जैसे सोडियम का N है, आयरन का Fe है, इसको पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल लेटर से। तो कुछ तत्वों का प्रतीक दिया है, इसको आप याद रखिएगा। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, फिर आयरन है, फिर कोबाल्ट है। ये इसके परमाणु क्रमांक है और ये परमाणु भार है, ठीक है। तो इसको आप लर्न करके रखिएगा। ये भी तत्व आप याद रखिएगा, लगभग 30 से 40 तत्व हैं, इसको आप लर्न करके रखिएगा, ठीक है। जैसे निकिल है, निकिल का परमाणु क्रमांक 28 है, परमाणु भार कितना है, 60 है लगभग। फिर कापर है, इसका कितना है, 29 और परमाणु भार 63.5 है। फिर यूरेनियम का 92 है और परमाणु भार 238 है। फिर लेड है, सीसा का कितना है, 82 है और परमाणु भार 207 है, इतना याद रखिएगा। फिर परमाणु भार क्या होता है इसको समझ लेते हैं। हाइड्रोजन को मानक मानकर परमाणु भार की परिभाषा क्या है, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि
उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है, यानी किसी तत्व का जो परमाणु भार है वो हाइड्रोजन के परमाणु के भार से कितना गुना है, वही क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार होता है। ठीक है, तो ये हमने इतना बेसिक समझ लिया। आगे हम देखेंगे परमाणु भार के, ऑक्सीजन को मानक मार के क्या डिफिनेशन है, फिर तत्व क्या होते हैं, इन यौगिक क्या होते हैं, इन सबको देखेंगे अपने पार्ट 2 में। ये हमारा पार्ट 1 है, इसको आप बढ़िया से लर्न करिएगा और नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। हम पार्ट 2 में मिलेंगे जिसमें हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ा के पढ़ते हुए चलेंगे।